नमस्कार। जो हम हैं वो हम होना नहीं चाहते। जो हम हैं वो हम होना नहीं चाहते और जो हम नहीं हैं वो हम होना चाहते। तुम्हें कैसे समझाऊं मेरे दोस्त, तुम्हें कैसे समझाऊं मेरे दोस्त कि इस होने और ना होने के बीच जिंदगी का सबसे सुनहरी दौर गुजर जाता। सीजन 3 के आगाज में एक और कविता मैं जरूर पढ़ना चाहूंगी। बहुत ही खूबसूरत है। हर कविता जो हर बात जो बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, हर बात जो बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ नहीं कह पाती, क्योंकि हर बार तुम्हारे और मेरे बीच कुछ शब्द आ जाते हैं। कितनी गहरी और खूबसूरत पंक्तियां हैं। बाजुकात साइलेंस की अगर हम बात करते हैं तो साइलेंस को कहा जाता है इट इज द लाउडेस्ट क्राई एंड इट इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। और अभी जो खूबसूरत और गहरी पंक्तियां मैंने यहाँ अभी अभी पढ़ी, उनको लिखने वाली बहुत ही खास शख्सियत आज हमारे बीच है। रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से सीजन 3 में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और मैं सभी का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि सीजन 1 एंड सीजन 2 में हमें आप लोगों ने इतनी मोहब्बत दी कि सीजन 3 को स्टार्ट करने की हिम्मत दिल में आ गई और आज सीजन 3 का पहला एपिसोड है और ये सभी आपकी बदौलत है। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, मैं बार फिर से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और जो आज खास शख्सियत हमारे बीच है जिनकी लिखी खूबसूरत पंक्तियां मैंने पढ़ी हैं, बहुत ही खास एक जाना पहचाना नाम है साहित्य के क्षेत्र में। ही इज एमिनेंट ऑथर, साहित्यकार हैं, नाटककार हैं, लेखक हैं। ही इज एविड एजुकेशनिस्ट, कवि है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ डॉक्टर प्रताप सहगल का। बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत सर आपका। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। प्रिविलेज टू हैव यू हियर सर। थैंक यू काजल। सर हमारे साथ बहुत सारे एस्टीम्ड व्यूअर्स जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी मैं दिल से, जितने भी एस्टीम्ड व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं। सीजन 3 का आज पहला एपिसोड है और कुल मिला के 201 एपिसोड है ये। और इट्स ओनली बिकॉज ऑफ जो व्यूअर्स है उनकी बदौलत से हमारी ये पोस्ट शुरू कर पाई हूँ। तो हमारे साथ देवी शर्मा जुड़े हैं पंजाब से, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर सल्ला मेहता जुड़ी हैं, लिखती हैं मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक भूमिक जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत शुक्रिया। सुचित्रा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सल्ला मेहता बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक भौमिक जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो सर मेरा पहला सवाल जो मैं सभी से पूछती हूँ वो यही है कि आपने लिखना कौन सी उम्र से शुरू किया और लिखने की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? बहुत अर्ली एज में शुरू कर दिया था, शायद 12-13 साल की उम्र रही होगी। लेकिन वो बच्चों के लिए, बच्चा ही था तो बच्चों के लिए लिखना होता था। लेकिन जब मैं स्कूल में आया, समझ लीजिए कि 1960 में, तो जी। 1960 में मैंने कहानियाँ और कविताएं अलग तरह से सोचना शुरू किया और अलग तरह से लिखना शुरू किया। तो वहाँ से असल में लेखन की यात्रा शुरू होती है। उससे पहले तो बस एक शौक था कि अखबार में नाम छप जाए, और छप भी जाता था। छोटी मोटी कविताएं छप जाती थी या कुछ और छोटी सी कहानी लिखी, लघु कथा लिखी, वो छप जाती थी, तो बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन उसके बाद जब मेरी पहली कहानी छपी बेकार नाम से, जो अनएम्प्लॉयमेंट पर है, तो बहुत अच्छा लगा 1961 में। और थोड़े से लोग मुझे पहचानने लगे, आसपास के लोग सबसे पहले पहचानते हैं अखबारों के माध्यम से। दूर दराज बैठे हुए लोगों से रिश्ता जो है बाद में जुड़ता है, या फिर रचना के माध्यम से अगर जुड़ता भी है, तो जो पढ़ता है पाठक, वो अधिकतर पाठक अलक्षित रहता है। जी अधिकतर बिल्कुल। पाठक पाठक जो है वो संवाद नहीं करता लेखक से। उसको चीज़ पसंद आती है तो उसी वक्त उसको अपना वहाँ और या किसी को कह भी देगा कि भाई ये पढ़ना, मैंने पढ़ी थी। और अगर नहीं आती तो वो एक तरफ रख देता है और बात वहीं ख़त्म हो जाती है। तो ये कहना मुश्किल है किसने पढ़ी किसने नहीं पढ़ी, लेकिन मेरी शुरुआत वहाँ से हुई और फिर आगे बढ़ती गई। फिर जब कविताओं की बात तुमने की है, तो काजल मैं बता, अच्छा मैं तुम्हें तुम कह लूँ ना, कोई हर्ज तो नहीं है ना? बिल्कुल सर, प्लीज प्लीज सर, सर तुम्हें प्लीज। तुम्हें आप कहना बड़ा अजीब सा नहीं लगता नहीं, है। नहीं सर मुझे भी बहुत अजीब लगेगा सुन के। तो जी सर। मेरा जो पहला प्रसारण हुआ रेडियो पर, वो 1962 में हुआ था। हाँ। हाँ, 1962 में मेरी कविता सबसे पहले प्रसारित हुई थी।
और तुम्हें पता है कि नहीं कि रेडियो में उन दिनों यहाँ पर गोविंद चातक हुआ करते थे। जी, बहुत बड़ा गोविंद नाम चातक साहित्य में। हाँ जी, वो जी। नाटकों पर में बहुत काम है उनका, पहाड़ पे उनका बिल्कुल। परवासा था। वो मुझे कहाँ से ढूंढ के ले आए मुझे नहीं पता। मैं तो बिल्कुल 60 साल में, मेरी उम्र सिर्फ 60 61 में 16 साल का लड़का था। तो उन्होंने वहाँ मुझे काव्य पाठ करवाया, वो शुरुआत थी। उसके साथ तो जी, रेडियो से रिश्ता फिर टूटा ही नहीं, वो आज तक जुड़ा हुआ है, कविता के माध्यम से भी, नाटक के माध्यम से भी। जी, तो फिर कविता से नाटक में प्रवेश किया। और लेकिन नाटक एक ऐसी विधा है, जब एक बार आप नाटक में दाखिल हो जाते हैं तो बाकी विधाएं जो हैं वो फिर छूटती चली जाती हैं। क्योंकि नाटक का रिश्ता रंगमंच से है। अगर आप रंगमंच के साथ जुड़कर लिखते नहीं हैं तो आप इस तरह के नाटक तो लिख सकते हैं जो पढ़े जाएं, लेकिन इस तरह के नाटक लिखना संभव नहीं होता जो खेले भी जाएं। तो जी, खेलने की अपने कुछ शर्तें हैं और उसके जी, लिए रंगमंच की समझ आना ज़रूरी है। और रंगमंच की समझ तब तक आ नहीं सकती जब तक आप नाटक देखें नहीं, रंगमंच से जुड़े नहीं, किसी रंगमंडल का हिस्सा ना बने, लोगों से कुछ संवाद ना करें, वार्तालाप ना करें, कुछ बहस मुबाहिसे ना करें, उससे पहले समझ आती नहीं है। किताबों से समझ पैदा नहीं होती। ये बिल्कुल। समझ तो वो ये संघर्ष आप हर आदमी को, हर उस लेखक को करना ही होगा जो नाटक लिखना चाहता है। नहीं तो आप कुछ वाक़ई। और लिखिए, घर बैठे आप कहानियाँ लिखिए, उपन्यास लिखिए, अनुभव तो होते हैं। वो भी एक माध्यम है, मैं नहीं ये कहता। तो मैंने वो माध्यम भी उनका भी इस्तेमाल किया है, कहानियाँ भी लिखी हैं, उपन्यास भी लिखे हैं, यात्रा जी, वृत्तांत भी लिखे हैं, वैचारिक निबंध भी लिखे हैं, बच्चों के लिए भी लेखन किया है। तो बहुत विविध रूपों में, लेकिन एक मुख्य मुख्य विधा के रूप में जैसे एक लेखक पहचाना जाता है, तो वो मुख्य रूप से मेरी पहचान एक नाटककार के रूप में बन गई। जी। बहुत शुक्रिया सर। सर हमारे साथ सतीश आनंद सर जुड़े हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी। बहुत बहुत नमस्कार चित्रा जी को, सतीश जी को, सबको बहुत बहुत नमस्कार। चित्र ये मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, हाँ जी, सतीश जी, हैं। जी। जी, हमारे साथ हरविंदर कौर बबली जुड़ी हैं मस्कट से। अरे बबली बबली कैसी हो? बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी। सर लगभग 40 किताबें जिसमें 18 नाटक, 20 बाल नाटक, 8 काव्य संग्रह, कहानी संग्रह, 2 नॉवेल्स, आपने बहुत सारी विधाओं में लिखा। लेकिन फिर भी जिस तरह से आपने अभी रंगमंच के नाटकों की बात कही, लेकिन फिर भी क्योंकि कविताएँ जितनी मैंने आपकी पढ़ी, बहुत खूबसूरत, बहुत गहरी और लेकिन वो बहुत ही जो हम फ़ील करते हैं, उनको आपने इतने खूबसूरत शब्दों में ढाला है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी, कौन-सी ऐसी लेखन की विधा है जो आपके दिल के बहुत करीब? सब। अगर मेरे दिल के करीब ना हो तो मैं लिखूं ही नहीं। मैं जब भी जिस विधा में दाखिल होता हूँ, मैं उस विधा का हो जाता हूँ क्या बात और उस विधा का होकर ही लिखता हूँ। है! अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं कि मैं उस विधा में लिखूं। तथ्य हमारे पास होते हैं, अनुभव हमारे पास होते हैं, कुछ सोच हमारे पास होती है जो हम अभिव्यक्त करना चाहते हैं, विधाएं भी हमारे पास हैं। तो अब ये लेखक को तय करना होता है कि अपनी वो कौन सी बात, कौन सी विधा में ठीक तरीके से कह सकता है, जो कि कम्युनिकेट हो। असली बात तो कम्युनिकेट होना है। अगर कम्युनिकेशन ही नहीं होता, आपने लिखा और आपने ही पढ़ा, तो वो फिर क्या लिखा? आप लिखें और सब दूसरे लोग पढ़ें और उस पर कुछ उद्वेलित हों, कुछ संवाद करें, कुछ उनकी सहमतियाँ असहमतियाँ बने, तब तो कुछ लेखन का अर्थ है। नहीं तो लेखन फिर आप तक ही सीमित रह जाता है। उस तरह का लेखन मैं तो नहीं कर सकता। मेरा ये है कि जब मेरा लेखन हो तो उस पर थोड़ी-सी बहस भी जनरेट हो, होती भी है, होती भी है। तो बहुत इसलिए खूबसूरत। विधा का मुझे कोई बंधन नहीं है। लेकिन अधिकतर अब मन जो है ना, अब अधिकतर मन बहुत अरसे से नाटक में ही रमता चला गया। क्योंकि मैंने बताया उसमें समय बहुत लगता है कि नाटक एक ऐसा है जिसको आपको बार-बार, 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 बार-बार माँजना पड़ता है। और फिर जब वो मंच पर उतरता है तो उसमें निर्देशक की भूमिका है, उसमें अभिनेताओं की भूमिका है, सबके अपने कुछ ना कुछ इनपुट्स होते हैं। तो आप उनके इनपुट्स को भी कितना कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी एक लेखक का कौशल है। अगर उनको इस्तेमाल करना चाहे तो करता है और उससे स्क्रिप्ट बेहतर होती है। ना हो, छोड़ दीजिए। उससे कुछ लोग बड़े नाराज़ हो जाते हैं कि मेरा शब्द अंतिम शब्द है, तो उस तरह का जी, लेखक मैं नहीं। जी। मुझे लगता है कोई ब शब्द सृजन में कोई शब्द अंतिम शब्द नहीं होता। बहुत खूबसूरत बात कही सर आपने। हमारे साथ हिम्मत सिंह नेगी जी जुड़े हैं, बहुत स्वागत करती हूँ मैं उनका। सर मैं हिम्मत यहाँ एक बात
एक बात कहना चाहूंगी। मंटू साहब का कहना था कि मैं अपने कमरे में सोफे पर बैठ जाता हूँ, कागज कलम पकड़ता हूँ और अफसाने लिखना शुरू करता हूँ। मेरी बच्चियां शोर मचा रही होती हैं, खेल रही होती हैं, लड़ रही होती हैं। मैं उनसे बातें करता हूँ, उनके झगड़े सुलझाता हूँ। कोई मेरे घर में आ जाता है तो मैं उसकी भी खातिरदारी करता हूँ, लेकिन अफसाने लिखे जाता हूँ। तो आप क्या कहेंगे, आपको लिखने के लिए कैसे माहौल की जरूरत पड़ती ये तो माहौल ऐसा कुछ नहीं, मुझे सबसे बेहतर जगह घर ही लगती है। मुझे घर से बेहतर जगह और कोई नहीं लगती। और घर में जब घर है तो घर में शोर भी होगा, घर में लोगों का आना जाना भी होगा, घर में बच्चे भी होंगे, मेहमान भी आएंगे, कुछ चीख चिल्लाहटें भी होंगी हैं, कभी पत्नी भी बुला लेगी कि ये काम छोड़ दिया, ये देखो वहाँ कपड़े वहाँ फेंक दिए, तो वो सब बातें चलती हैं। लेकिन उस सब के बावजूद जब आप लेखन में रमते हैं तो स्वतः ही आप उन चीज़ों से कट जाते हैं। वो आपके जो पूरा का पूरा कंसंट्रेशन है वो कहीं लेखन में हो जाता है, जब तक कोई बहुत ही बड़ा व्यवधान ना हो जाए। लेकिन अधिकतर ये होता है कि आप लेखन में इतने रम जाते हैं कि आप लिखना शुरू कर देते हैं, तो मुझे वो मंटो की बात गलत नहीं लगती। मैंने बहुत सारी कविताएं जो हैं चौराहों पर खड़े होकर लिखी। चौराहों चौराहों पर खड़ा बस का इंतजार कर रहा हूँ और मान लीजिए कुछ सूझा, अब वहां तो शोर भी है, बसें आ रही हैं जा रही हैं, एक और बैठा अपने कलम, जो भी ये कागज जो भी हाथ में आया निकाली और उस पर जो भी मन में आया लिख लिया। और बसें छूट गई तो छूटने दो, है? वाह, फिर देखेंगे। जब वो काम वाह कंप्लीट हो सर। गया तो फिर अपना शुरू हो गए दिनचर्या में। तो ये तो होता है ऐसा। हाँ, अफ़साना लिखने में आपको ज़रा लंबी सिटिंग चाहिए। नाटक लिखने में तो बहुत लंबी सिटिंग चाहिए, उपन्यास हो तो लगातार कई सिटिंग्स चाहिए, वो अलग बात है। कविता एक ऐसी विधा है, जब वो आती है तो फिर वो पूरी होकर ही निकलती है। वो उसके लिए बहुत आपको बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत कहीं होती नहीं, वो अंदर से ही तैयारी होती रहती है और वो एकदम आप पर जैसे हमला होता है और आप लिखते हैं। सर आपने यहाँ पे कहा कि मेरी पत्नी भी होती है, डॉक्टर शशि सहगल एक नाम है साहित्य के क्षेत्र में। तो कितना इंस्पायर किया आप लोगों ने, क्योंकि आप दोनों साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो कितनी आपको सपोर्ट मिलती है उनसे लेखन के लिए? दोनों को मिलती है। जैसे मैं लिखता हूँ तो पहले ही पाठक तो वही है मेरी, पहले श्रोता भी वही हैं, सबसे पहले उन्हें सुनाता हूँ, वो पढ़ती हैं या मैं सुनाता हूँ, तो उनके सुझाव होते हैं। इसी तरह से अगर वो लिखती हैं तो वो सबसे पहले मुझे सुनाती हैं, तो मेरे भी कुछ सुझाव होते हैं। अब वो स्वीकार करें ना करें, हम उस पर हम बातचीत भी करते हैं, तो वो बातचीत करते हुए चीज़ें कई बार बेहतर बन जाती हैं। तो दोनों का ही एक दूसरे में एक दूसरे को सहयोग इस तरह से मिलता रहता है। कई बार मान लीजिए उन्होंने कोई कहानी पढ़ी, तो अब वो मुझे रिकमेंड करती हैं कि ये कहानी ज़रूर पढ़ना, या मैंने कोई वहाँ किताब पढ़ी तो मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि ये किताब ज़रूर देखो। तो इस तरह से एक दूसरे के हम सहयोगी बनते हैं। और फिर अगर एक चीज़ हम दोनों पढ़ते हैं तो उस पर बात भी करते हैं। ये एक हमारा सिलसिला रहता है। जब भी कोई रचना मैं लिखता हूँ वही सबसे पहले पढ़ती है, और क्या मेरे ज़बरदस्त आलोचक हैं। वाह, वाह। सर कविता की बात कही, मैं कविता तो आपसे ज़रूर सुनूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि मैंने बहुत सारे आपके नाटक पढ़े हैं, ऑलमोस्ट बहुत सारे नाटक पढ़े हैं। और अन्वेषक और रामानुजन 2 नाटक ऐसे हैं जो मैथमेटिशियंस पे आपने लिखे हैं, तो उनकी ज़िंदगी पर आधारित है। तो क्या कहेंगे, दोनों का टॉपिक मैथमेटिशियंस को आपने लिया, तो क्या सोच रही है आपकी दोनों नाटक लेने की, अन्वेषक एंड रामानुजन? देखिए, अन्वेषक के केंद्र में आर्यभट्ट हैं और जी, रामानुजन के जी, केंद्र में रामानुजन है। जी, जी, अन्वेषक का जो नायक है वो 5वीं शताब्दी का है, और जो रामानुजन का नायक है वो 19वीं शताब्दी के अंत में जन्म हुआ और 20वीं शताब्दी के पहले 2 दशक वो जिंदा रहे। 1920 में उनकी मृत्यु हो गई, केवल 32 साल जिए। और अन्वेषक जो हमारे महोदय आर्यभट्ट हैं, उनके जी, बारे में केवल केवल इतनी सूचना मिलती है कि 476 एडी में, या गुप्त जो डायनेस्टी थी और बुद्धगुप्त राज कर रहे थे, 473 एडी में उनका जन्म हुआ, और 499 के बाद उनका कुछ पता नहीं चलता कि वो कहाँ गए, जिंदा थे, मर गए, या और 23 साल की उम्र में वो इतने काम कर गए। तो दोनों में एक फर्क
समानता तो ये है कि दोनों जीनियस, दोनों ने कम उम्र में बहुत काम किया। ये जो रामानुजन है वो मैथमेटिशियन है खाली, जी आर्यभट्ट केवल मैथमेटिशियन नहीं है, वो खगोलविद भी थे। जी जी हाँ, और जी उसके साथ साथ उन्होंने जो और दूसरे जो फील्ड थे उसके से जुड़े हुए एस्ट्रोनॉमी के, उस उसमें भी उन्होंने बहुत सारा काम किया हुआ है। तो उनका जो फलक है आर्यभट्ट का बहुत बड़ा है, रामानुजन का फलक उसकी अपेक्षा कम है, लेकिन रामानुजन ने भी अपने क्षेत्र में बहुत बड़े ब्रेक थ्रू किए। और उन्होंने कुछ चीज़ें जैसे पाई की वैल्यू जो आर्यभट्ट ने बताई थी 5वीं शताब्दी में, उस पाई की वैल्यू को 20वीं शताब्दी के में आकर रामानुजन ने रिवाइज किया, और वो जो पाई की वैल्यू वहां वो बता रहे थे उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आया, और ये जो अब ये जो बताते हैं उसमें भी हालांकि बाद में परिवर्तन आया, लेकिन ये सारा जो प्रोसेस है आप देखिए उसमें, तो ये इस तरह के जो पात्र हैं मुझे आकर्षित करते हैं, जिनमें जीनियस हो और जिन पर किसी ने काम ना किया हो, एक तरह से वो साहित्य में उपेक्षित हैं। साहित्य में बिल्कुल मेरे ख्याल में अन्वेषक लिखे जाने से पहले आर्यभट्ट का नाम भी किसी ने नहीं सुना था, और ये रामानुजन लिखा जाने से पहले बहुत लोगों ने नाम तो सुना था लेकिन ये नहीं पता कि उन्होंने किया क्या जी है। तो बिल्कुल सही अब सर किया क्या है बिल्कुल इतना, लेकिन इतना अगर मान लीजिए उनकी जानकारियां हमने हासिल कर ली, दोनों की कर ली, अब केवल उस आधार पर तो नाटक बनता नहीं। नाटक के लिए तो आपको बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है, उसमें आपको इंफॉर्मेशन के साथ साथ उसमें आपको कॉन्फ्लिक्ट भी चाहिए, उसमें आपको थोड़ा मनोरंजन भी चाहिए, उसमें जो है कुछ आपको एक वैचारिक सोच भी चाहिए, उसमें आपको कोई विमर्श भी चाहिए। तो ये जो सारी बातें हैं, अब आर्यभट्ट में अन्वेषक में जो मैंने विमर्श खड़ा किया वो हम्म, अलग था, और रामानुजन में जो विमर्श खड़ा किया वो अलग है। ये दोनों प्ले तुमने रेडियो पर किए ही हैं। बिल्कुल जी लेकिन अन्वेषक हालांकि वो पूरे हो नहीं सकते, दोनों लंबे प्ले हैं, और तुम्हें तो 1 घंटे का या आधे घंटे का स्लॉट मिलता है, तो इसलिए बहुत सारी चीजें उसमें से रह एडिट जाती करनी पड़ती हैं। लेकिन उसका जो सही रूप है वो तो रंगमंच पर ही आकर निकलता है। रामानुजन का भी मंचन नहीं हुआ, उसे जो शॉर्ट वर्जन है उसका मंचन हुआ है, लेकिन वो बहुत प्रोफेशनल लेवल पर नहीं हुआ, मैच्योर लेवल पर हुआ है। अब वो, अब दोनों के विमर्श क्या क्या अलग अलग विमर्श हैं। उसमें जो अन्वेषक का विमर्श है वो स्टेट वर्सेस रिलीजन है, रिलीजन वर्सेस पर्सन है। एक जो अन्वेषक है, जो काम करने वाला है, उसका संघर्ष है, उसके जो रिश्ते हैं स्टेट के साथ वो किस तरह से हो सकते हैं, जो फोर्सेस हैं समाज में काम कर रही हैं वो किस तरह से ऐसे लोगों को बढ़ने से रोकती हैं जो कि कुछ ब्रेक थ्रू लाना चाहते हैं चीज़ों में, समाज में। इसी तरह से रामानुजन का जब मैंने किया तो आपको पता होगा रामानुजन जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ तब वो जी लंदन में जी थे। तो जी जी लंदन में उनका जो सारा का सारा कॉन्फ्लिक्ट जो पैदा किया, जो विमर्श पैदा किया उसमें, वो राष्ट्रवाद पर है। तो क्योंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पीछे जो एक ड्राइविंग फोर्स बड़ा कारण था वो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप था। अब वो राइज ऑफ नेशनलिज्म इंडिया में भी हो रहा है। अब ये किस तरह का नेशनलिज्म है, वो क्या बहस करते हैं, प्रोफेसर हार्डी क्या बोल रहे हैं, उनके बाकी दो और लोग क्या बोल रहे हैं जो रामानुजन के मित्र, या वो क्या बोल रहे हैं, तो ये एक विमर्श खड़ा होता है उस नाटक में। तो दोनों के नाटकों में विमर्श अलग हैं, दोनों के नाटकों की पृष्ठभूमि अलग है, दोनों नाटकों के जीवन अलग है। अन्वेषक में आर्यभट्ट का जो है वो परिवार का पता ही नहीं है, रामानुजन के परिवार का पता है, ये जानकारियां हैं, और उनकी पत्नी का पता है, उनके जो पारिवारिक संबंध हैं उनको भी नाटक में लाने की कोशिश की गई है। तो दोनों नाटकों के एक सूत्र कुछ मिलते हैं और कुछ बिल्कुल अलग हैं, इसलिए अपना अपना महत्व है दोनों का। बहुत खूबसूरत सर मैं सर हरविंदर पर बबली जी ये हरमिंदर कौर बबली पूछ रही हैं, सर आपने सोलो प्लेस भी लिखे हैं क्या? अगर लिखे हैं तो प्लीज जानकारी दें, अगर नहीं लिखे तो प्लीज लिखें सर, इंतजार रहेगा। अरे बबली, ये बहुत मैं बहुत दुखी हूँ इस बात से
कि मैं सोलो प्ले आज तक लिख नहीं पाया। लेकिन इतने लोग मुझे कहने वाले हैं, अब ये सोलो प्ले की डिमांड अचानक बहुत बढ़ गई है, शायद इसलिए कि रंगमंच के खर्चे बहुत बढ़ गए हैं और उनको टीमों को संभालना मुश्किल हो गया है, और या अभिनेता अपना कौशल सोलो प्ले में अधिक से अधिक क्योंकि दिखा सकता है तो वो दिखाना चाहता है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो सोलो प्ले तो मैंने बबली अभी तक लिखा नहीं है, लेकिन ज़रूर सोचता हूँ कि कभी लिखूं। हैं भी दिमाग में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं भी, लेकिन अभी मैंने उस पर वेंचर किया नहीं है। कभी लिखा तो मैं तुम्हें ज़रूर भेजूंगा। हिम्मत सिंह नेगी लिखते हैं, सर की कहानियों में सोलो प्ले की पूरी संभावनाएं हैं। हाँ, ये नेगी ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो तो कहानियों का फिर रूपांतर, कहानियों को तो वैसे ही कि वैसे, लेकिन नेगी को तो पता है, इन्होंने किया भी है। मेरा 3 गुमशुदा लोग जो है वो 3 कहानियों का कोलाज ही है, लेकिन वो सोलो नहीं है, उसमें जी विभिन्न पात्र हैं, उसमें संभावनाएं हो सकती हैं। इन्होंने अब मुझे एक संभावना की ओर संकेत किया है नेगी ने, तो मैं ज़रूर इस पर हिम्मत सिंह सोचूंगा। शुक्रिया बहुत बहुत। सर हमारे साथ शब्बीर मुजाहिद सर जुड़ रहे हैं कश्मीर से, ड्रामा प्रोड्यूसर रह चुके हैं दूरदर्शन के, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के स्टेशन डायरेक्टर रह चुके हैं दूरदर्शन केंद्र के। बहुत बहुत शुक्रिया स्वागत शब्बीर स्वागत सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वागत स्वागत। जगजीत सरीन जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, बहुत नमस्कार पंजाब से जगजीत जुड़े। साहब, सरीन साहब बहुत बहुत नमस्कार। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। सर एक और मेरे जहन में एक सवाल है, और कौन रहा है वो ये है कि भगत सिंह की जब हम बात करते हैं तो भगत सिंह पर बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत लेख लिखे गए हैं, बहुत नाटक लिखे गए हैं, बहुत नाटकों का मंचन हुआ है। लेकिन आपने जब लिखा रंग बसंती, तो क्या सोच रही भगत सिंह पे जब आपने ये नाटक लिखा, तो क्या सोच रही आपकी इस नाटक को लिखने में? ऐसा होता है काजल कि हर आदमी के जीवन का जो उसके उसके व्यक्तित्व के निर्माण का जो समय है वो उसका जी बचपन है। जी वहाँ से उसके व्यक्तित्व का निर्माण शुरू होता है कि वो किस तरह के माहौल में है, किस तरह के परिवार में पैदा हुआ है, किस तरह के स्कूल में गया है। तो मेरा जो निर्माण हुआ उसमें मेरे पिता की भूमिका बहुत है। जी तो पिता, क्योंकि हम लोग विस्थापित लोग, जब पार्टीशन हुआ तो हम लोग तो इधर आ गए। मैं तो 2 साल का बच्चा था। सारे कष्ट तो हमारे माँ बाप ने झेले और मैंने उनके साथ एक बच्चे के रूप में जो झेल सकता था, बीमार बीमार पड़कर झेलता रहा, बच गया पता नहीं कैसे। खैर वो अलग कहानी है। लेकिन जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वो मुझे कहानियां सुनाते थे, जैसे भगत सिंह की, ऊधम सिंह की, हम्म, खुदीराम बोस की, सुभाष चंद्र बोस की। तो वो प्रभाव मेरे मन पर पड़ते गए पड़ते गए पड़ते गए, और मेरे 2 हीरो बन गए, एक सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह। मुझे नहीं पता था भगत सिंह ने, इतना जानता था कि वो आज़ादी के लिए लड़े, क्रांतिकारी थे, और उन्होंने उसको मारा, सैंडर्स का वध हुआ किया और उनको फांसी दी गई। उनके साथ राजगुरु सुखदेव भी थे, वगैरह वगैरह। ये मोटी मोटी जानकारियां थी, लेकिन बहुत विस्तार से जानकारियां नहीं थी उनके वैचारिक सोच क्या थी। और उसके बाद हमारे यहाँ दिक्कत ये हुई है कि बजाय हम इन डेप्थ जाने के एक पर्सनैलिटी के, हम उसको रोमांटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। और ये जो ट्रेजेडी है ये भगत सिंह के साथ भी हुई है। भगत सिंह को भी रोमांटिसाइज ज़्यादा किया गया है, बजाय कि उसको समझने के। तो ये मैं बात कर रहा हूँ अर्ली 60s की, 70s की। मेरा ये नाटक आया 1981 में। तो 81 में इसका मंचन भी हुआ था, उसके बाद ये प्रकाशित हुआ। लेकिन 81 में आया तो जाहिर है मैंने थोड़ा सा पहले लिखा था। और लिखने के लिए जब मैंने उस पर रिसर्च शुरू की, भगत सिंह पर, उन पर जो किताबें उपलब्ध थीं वो पढ़ना शुरू की, फिर नेशनल आर्काइव्स में जो फाइलें थीं, कोर्ट फाइलें थीं या उनके जो केस फाइलें थीं, वो वहाँ जाकर जब पढ़ना शुरू की तो मुझे भगत सिंह समझ में आया। मुझे लगा भगत सिंह को जिस तरह से रोमांटिसाइज किया गया है फिल्मों में या और गानों में, वो भगत सिंह तो ये नहीं है। वो भगत सिंह का उसकी सोच तो बहुत ही क्रांतिकारी सोच थी। वो तो साम्यवादी विचारों का था। और अब साम्यवादी विचारों की प्रासंगिकता आज हमें भले ही लगता हो कि अब वो खत्म हो गई है, लेकिन कोई विचार कभी खत्म होता नहीं। कोई विचार खत्म नहीं होता, वो समय के साथ साथ अपनी करवटें लेता रहता है और कहीं रूप बदल कर मुटेंडिस मुटेंडिस
थोड़ा बहुत चेंज, क्योंकि वो स्थान के कारण, व्यक्ति के कारण, समाज के कारण, सामाजिक मान्यताओं के कारण कोई भी फिलॉसफी कहीं भी अक्षरशः वैसे ही लागू नहीं होती, ना की जा सकती है। कहीं थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस होती हैं, और उसमें जो मनुष्य है, जो मनुष्य की भूमिका है, उसके जो पर्सनल एस्पिरेशंस हैं, उसके जो एम्बिशंस हैं, उसके जो अपने इनर कंट्राडिक्शंस हैं, वो भी कई बार उन विचारधाराओं के साथ टकराते हैं। तो एक तरफ विचारधारा, एक तरफ वो अपने एम्बिशंस, उनके कॉन्फ्लिक्ट, तो उस कहीं से क्या निकलता है, व्यक्ति की किस तरह से बिहेव करता है, तो ये बहुत सारे फैक्टर काम करते रहते हैं। तो तब मुझे उस समय मैंने भगत सिंह को पकड़ना शुरू किया, और मुझे लगा कि नहीं, मुझे रोमांटिसाइज नहीं करना है, उसका जो वास्तविक रूप है उसको सामने लाना है। उससे पहले जितना भी मुझे मटेरियल मिला, किताबों में तो था, लेकिन साहित्य में उसको रोमांटिसाइज ही किया गया था। तो ये अपने तरह का पहला नाटक फिर बना, जिसमें जो सही परिप्रेक्ष्य में मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की, और उसको बल्कि एक उस समय किसी एक कांग्रेस के नेता ने पढ़ा, तो उन्होंने कहा कि ये आदमी कांग्रेस विरोधी लगता है। मैंने कहा ऐसा क्यों है? क्योंकि उसमें महात्मा गांधी का प्रसंग आता है कि महात्मा बिल्कुल। गांधी जो गांधी इवन पैक्ट जो हुआ था, उसमें महात्मा गांधी ने वो उसको शर्त नहीं बनाया कि भले इन नौजवानों को छोड़ा जाए, तो इसलिए मैंने वो उसको लिया। तो उनका नहीं, ये तो गांधी के विरोध में जाता है। मैंने कहा ये हमारा ये काम नहीं है कि क्या चीज किसके, मैं इसको बचाना शुरू कर दूं। फैक्ट्स क्या है, जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, उन हिस्टोरिकल फैक्ट्स में उनका चरित्र क्या निकलता है। तो कॉन्फ्लिक्ट तो होते हैं ना, चाहे महात्मा गांधी हो, बोस हो, या भगत सिंह हो, तो एक वो क्रांतिकारियों के साथ साथ वो पर्सन भी तो हैं। तो उनके जो पर्सोना है, उस पर्सोना को भी तो समझना चाहिए आप। जब आप साहित्य की रचना करते हैं, तो आप कोई विचारधाराओं को उल्टा नहीं कर रहे होते कि उल्टा कर बिल्कुल। दिया, आपने पिरो दिया और खत्म हो गई बात। उसमें तो आप पर्सोना को पकड़ रहे हैं, व्यक्तित्व को पकड़ रहे हैं, उसके ये कंट्राडिक्शंस को पकड़ रहे हैं, उसके शॉर्टकमिंग्स को और उसके गुणों को, सबको और पकड़ रहे हैं। तो वो तभी ना कुछ वो साहित्य बनेगा और चीजें आगे बढ़ेंगी। तो तब मैंने उसको उस रूप में लिया। आप उसमें देखेंगे कि गीत जो भी हैं, गीत भी बहुत अच्छे हैं, कि वो क्या धर्म, धर्म पर जो से धर्म के, तो वो नास्तिक आदमी थे वो तो पूरी तरह। नास्तिक। सामना बिल्कुल। करेंगे हम धर्म के अधर्म से, करेंगे सामना करेंगे हम धर्म के अधर्म से, लड़ेंगे हम। भूख से मरे जो आदमी, धूप से मरे जो आदमी, वह समाज वह नहीं जो है हमारी कल्पना। तो इस तरह के गीत उसमें शामिल हैं। तो वो समाज नहीं था। आज देखिए, बहुत तरक्की करने के बावजूद भी अभी तो बहुत कुछ है ना समाज में, ऐसा स्थितियां। अभी भी आदमी भूख से कहीं मर जाता है, कहीं धूप। अब भूख से मरना, केवल वो मरना तो नहीं है कि जान चली गई, लेकिन अगर उसको कुपोषण हो रहा है, उसको ठीक से भोजन नहीं मिल रहा है, वो तो रोज रोज का मरना ही है। तो वो जो रोज रोज का मरना हो रहा है, वो एक बार के मरने से कहीं ज्यादा बदतर होता है। तो वो तो अब चीजें दिख रही हैं। तो वो खैर वो अलग भगत सिंह का पक्ष था, जिसको मैंने उस रूप में उसको, भगत सिंह को उसमें रेखांकित किया। उसका जो परिवार था, परिवार के साथ जो उसके पिता के रिश्ते थे, माँ के रिश्ते थे, उसकी शादी करने की भी कोशिश की गई, वो जी। प्रसंग भी है। जी। उनके दोस्तों के साथ, चंद्रशेखर आजाद और ये सब जी। लोग सारे एकदम साथ साथ। हालांकि चंद्रशेखर आजाद की विचारधारा अलग थी, इनकी अलग थी, लेकिन लक्ष्य एक था, तो मिलकर ही लक्ष्य। काम करते थे। तो एक ये भी है कि आपके एक लक्ष्य की ओर चल रहे हैं, विभिन्न विचारधाराओं के होते हुए भी आप उस लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाते हैं। लक्ष्य ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, विचारधाराएं बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती, वो तो फिर हो जाएंगी। तो वो खतरे थे, खतरे थे, और उन खतरों की तरफ आगाह करते रहे भगत सिंह, और वो खतरे आज हमारे सामने आ गए हैं। क्या बात, बहुत खूबसूरत आपने बात कही। हमारे साथ विनीता ठाकुर जी जुड़ी हैं शिलोंग से। शी इज अ ब्रॉडकास्टर। बहुत बहुत स्वागत। लिखती हैं सहगल साहब की बातें बहुत इंस्पायरिंग। अशोक भूमन जी शुक्रिया। लिखते हैं रियली वेरी इंस्पायरिंग, नाइस टू बी नाइस दैट ही शेयर हिज एक्सपीरियंस। जी। शुक्रिया अशोक जी। तो बहुत ही मुश्किल नाटक, जो मुझे बहुत मुश्किल लगता है, प्रबोध चंद्रोदय। मैं चाहूंगी आप इसके बारे में कुछ जरूर बताएं।
ये प्रबोध चंद्रोदय की भी कहानी है कि प्रबोध चंद्रोदय 11वीं शताब्दी का नाटक है जी। और ये श्री कृष्ण मिश्र यति एक हम्म, संस्कृत के लेखक हुए हैं। और मजेदार देखिए बात की उनकी यही एक नाटक उपलब्ध है और उन्होंने क्या लिखा क्या नहीं लिखा कुछ कुछ पता नहीं है, लेकिन उनका ये नाटक उपलब्ध है और इसी एक नाटक के सहारे संस्कृत नाटकों के इतिहास में उनकी जगह है। आज लोग सोचते हैं मैं 20 नाटक लिख लूं 50 लिख लूं, लेकिन अच्छा इस नाटक की और एक जो विशेषता है, इसमें अमूर्त पात्र बहुत हैं जिनको आज आप बड़े वेस्ट में देखते हैं, अंग्रेजी नाटकों को देखते हैं कि देखिए इसमें तो एब्स्ट्रैक्ट पात्र हैं, अमूर्त पात्र है, एब्स्ट्रैक्शन में चला गया। तो ये देखिए इसमें ये 11वीं शताब्दी का नाटक है और उसमें पात्र जो हैं एब्स्ट्रैक्ट हैं, अहंकार, घृणा, और दया, ममता, क्रोध, ये सारे एक ऐसे हम मनुष्य के भाव हैं जिनका कोई रूप हमारे सामने नहीं है, लेकिन वो हमारे जीवन में काम करते रहते हैं और बिना विभिन्न परिस्थितियों में वो कहीं ना कहीं फलित होते रहते हैं। अब उस नाटक में उन्होंने इन चीज़ों को पकड़ा है। अच्छा ये वो समय था काजल कि जब हमारे जो फिलोसफिकल जो पूरी यात्रा रही है या जो धार्मिक यात्रा रही है, जिसमें बुद्धिज्म है और जैनिज्म है और चारवाक हैं, ये तो हम्म, नास्तिक हैं, बाकी 6 हमारे दर्शन जो हैं वो आस्तिक हैं। हम्म, तो जी। अब ये इन जो बुद्धों ने बहुत प्रभावित किया हिंदुस्तान को, उन्होंने ब्राह्मणों का वर्चस्व खत्म कर दिया था एक समय में, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे ब्राह्मणों ने फिर कब्जा जमाया और जो बौद्ध धर्म था और जो जैन धर्म था उसमें भी विकृतियां आनी शुरू हो गई। वो जो स्वरूप था उससे जो फॉलोअर थे उन्हें समाज में विकृतियां आनी शुरू हो गई। अब ये सारा सिनेरियो था। इस सिनेरियो में एक ये वो भी समय था जब हमारे यहाँ भक्ति आंदोलन की शुरुआत हो रही थी। एक भक्ति आंदोलन अपने दे रहा था। अब आलवार संत साउथ में थे, दक्षिण भारत में थे, लेकिन इधर उत्तर भारत में भी 12वीं 13वीं शताब्दी में आपको पता है कि निर्गुण सगुण और ये सारे जी। जी। सूफी सारे सेक्ट जो है आ गए। लेकिन उसमें एक जो महत्वपूर्ण जो सगुण विचारधारा का, जिसमें कृष्ण और राम ये दो महत्वपूर्ण गॉड के रूप में आते हैं, वो आया और उसको वो विष्णु भक्ति वैष्णव भक्ति, तो वैष्णव भक्ति का प्रचार होने लगा था उस समय। अब इस जो लेखक हैं इन्होंने इस सारे सिनेरियो में और मनुष्य की वृत्तियों को लेते हुए ये पकड़ा कि ऐसी स्थितियों में जब मनुष्य का धार्मिक और बौद्धिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से पतन हो चुका है, तो उसमें प्रबोध कैसे पैदा होगा, प्रबोध का उदय कैसे होगा। प्रबोध का उदय यानी प्रबोध का उदय का मतलब अवेकनिंग। उसमें अवेकनिंग कैसे आएगी, अपने को पहचानने की क्षमता कैसे पैदा होगी। तो वहां वो उसमें एंटर करते हैं और वो फिर वेदांत को लेकर और विष्णु भक्ति को लेकर वो एक तरह से ज्ञान और आस्था इन दोनों का समन्वित रूप प्रस्तुत करते हैं कि जहां एक तरफ आपको ज्ञान जरूरी है, दूसरी तरफ आस्था भी जरूरी है। आस्था बिना ज्ञान के अधूरी है और ज्ञान बिना आस्था के अधूरा है। तो दोनों के एक ऐसा उनका तालमेल होना चाहिए, तब जाकर आपको विवेक की मतलब वो एक जागृत होगा, प्रबोध होगा, अवेकनिंग होगी। ये थीम है उस नाटक का और वो बहुत बहुत मुश्किल नाटक है, बहुत मुश्किल नाटक है। और मैंने उसका अनुवाद नहीं किया क्योंकि अनुवाद में भटक जाते तो भटक जाते, फिर वो मैंने उसको आधुनिक मैंने उसको आधुनिक प्रसंग में जो है आधुनिक वो किया मैंने। अभी मैंने ये इन्होंने पढ़ा राजशेखर व्यास, आपके जो जी। जी। आजकल तो जी। एडिशनल हैं, जी। उन्होंने पढ़ा था ये प्रबोध चंद्रोदय। बहुत खूबसूरत चिट्ठी लिखी उन्होंने प्रबोध चंद्रोदय के बारे में। और बहुत इसका पहले खूबसूरत था, हाँ हाँ लेकिन तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, करना भी मुश्किल है, अगर करना तो बहुत संभल कर करना।
सर शबीर सर कश्मीर से, जिस तरह से मैंने आपसे बताया कि ड्रामा के प्रोड्यूसर रह चुके हैं, दूरदर्शन में स्टेशन डायरेक्टर रह चुके हैं, वो लिखते हैं नई जनरेशन अभी लिटरेचर पढ़ने में कोताही भरती है। आप क्या कहना चाहेंगे कि लिटरेचर नई जनरेशन नहीं पढ़ती है? नहीं, नई क्या, पुराने भी नहीं पढ़ते। पुराने पुराने लिटरेचर तो ऐसा है कि जिसकी ये भी एक तरह की दीक्षा लेनी पड़ती है लिटरेचर पढ़ने से भी, क्योंकि लिटरेचर जो है हर आदमी नहीं पढ़ता। अधिकतर हिंदुस्तान में आप देखिए तो लोग धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं या प्रवचन सुनते हैं या फिर वो सीरियल देखते हैं या कुछ रियलिटी शोज देखते हैं, कुछ पॉलिटिकल चर्चाएं सुनते हैं। तो उस तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट चला गया और समय भी उधर बहुत ज़्यादा निकल जाता है और वो ईजी है। किताब उठाकर आपको बैठना है, पढ़ना है, समय देना है और कुछ उसमें आपको दिमाग भी लगता है। तो अगर जहाँ दिमाग कम लगाना पड़े, हंसने को मिले तो निकल गए हल्की फुल्की बातों से, तो वो देखिए जमात बड़ी होती है। लिटरेचर हमेशा और कलाएं हमेशा, मेरा मानना है काजल, कि समाज में वो इलीट का ही हिस्सा रही है। हमेशा एक इलीट क्लास होती है समाज में जो कलाओं को प्रश्रय देती है, कलाओं की ओर झुकती है, कलाओं की तरफ भागती है, क्योंकि उनकी जो और ज़रूरतें हैं जीवन की वो पूरी हो चुकी होती हैं। वो उससे इतर जीवन से अलग कुछ और प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोकोत्तर जिसको कहते हैं, वो कहीं आपको साहित्य में या कलाओं में मिलता है, तो वो उधर आता है। जिस आदमी के पास रोटी ही नहीं है, वो उसको कहाँ, वो तो शाम को बैठ के थोड़ी देर या तो भजन कर लेगा या अपने लोग गा लेगा, उसमें उसका मनोरंजन होता है। वो भी एक तरीका है जीने का। लेकिन लिटरेचर फिनोमेना जो है, और नई पीढ़ी, जरूर ऐसा भी नहीं है कि नई पीढ़ी, मैं तो ये देखता हूँ कि नए लोगों में इतने लोग लिखने वाले आ गए हैं। हमारे उस समय में तो इतने लोग नहीं थे। अब ये फेसबुक ने और जो सोशल मीडिया ने ये जो सुविधा दे दी है, और लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, क्या लिखे जा रहे हैं कुछ पता नहीं है। ये पता नहीं क्या लिखे जा रहे हैं। तो इसलिए हैं कुछ लोग गंभीर भी हैं, इन्हीं में से गंभीर निकलते हैं। कहते हैं ना, क्वालिटी कम्स आउट ऑफ क्वांटिटी। जो आप छाछ बिलोते हैं तो मक्खन उसी में से निकलता है, लेकिन वो सारी छाछ तो मक्खन नहीं होता। समाज भी ऐसा ही है। समाज भी में इसमें छाछ भी है, इसमें मक्खन भी है, लेकिन वो बिलोने से धीरे 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 मक्खन ऊपर आता है और फिर वो पहचाना जाता है। वीना मेहता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, मुंबई से बेहतरीन रंगकर्मी रही हैं, नेशनल स्कूल ड्रामा में भी रही हैं। वो एक सवाल लिखती हैं, 84 वैष्णव की वार्ता के बारे में बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। सर हाँ 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 हाँ, नहीं इस समय नहीं संभाल ये बता पाऊंगा इसका जवाब ठीक से। अच्छा ठीक है। सर सतीश आनंद जी ने लिखा, नाटक करने वाले तो पढ़ने से ही कतराते हैं, साहित्य तो बहुत दूर, साहित्य से दूर रहते हैं। नाटक करने वाले, ये यहाँ सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो एक समस्या है ये नाटक करने वाले, यानी वो नाटक जो आजकल, मैं उन अभिनेताओं की बात कर रहा हूँ। निर्देशक तो पढ़ता है, निर्देशक तो बिना पढ़े क्वालिटी नहीं दे सकता। अगर निर्देशक ने कोई नाटक उठाया है तो वो तो ये देखेगा कि वो नाटक किस समय में उपस्थित है, किस समय में स्थित है, और उस समय वो इतिहास में जाएगा वहाँ के। अब ये सतीश जी ने ही किया था अन्वेषक, इनको तो पता है। और जब इन्होंने किया अन्वेषक तो किस तरह से इन्होंने वहाँ के, अब वहाँ के जो कॉस्ट्यूम थे उस समय के, तो कैसे कहाँ से ढूंढ निकाले इन्होंने, पढ़ना पड़ा होगा ना। उस समय के कॉस्ट्यूम क्या थे, उस समय का संगीत कैसा रहा होगा, उस समय के जो वेशभूषा, मतलब जो लोग रहते कैसे होंगे, चुटिया थी या क्या था, तो वेदशाला अगर थी तो किस तरह की होगी। तो ये सारा बिना अध्ययन के कैसे आ सकता है सतीश जी। तो ऐसा तो नहीं है कि सब नहीं पढ़ते, लेकिन कुछ लोग हैं नहीं पढ़ते, और नहीं पढ़ते तो फिर वो क्वालिटी भी नहीं आती। अब मैंने देखा इन्होंने जो नाटक किया था उसके बाद कई लोगों ने अब मेंशन किया उसका अन्वेषक का, लेकिन अभी भी उसका अलग तरह का इंटरप्रिटेशन मेरे सामने नहीं आया।
वो लगभग लगभग थोड़ा बहुत बदल कर वही कर रहे हैं जो सतीश जी ने स्थापित कर दिया था। तो ये एक बड़ी बात होती है। अब इसका मतलब जो दूसरे लोग कर रहे हैं वो अभी उसमें घुस नहीं रहे हैं, उनको सुविधा, ये सुविधा के रास्ते ने बहुत मार दिया है। हिंदी नाटकों का मंचन, नए नाटकों के मंचित ना होने के पीछे एक ये बड़ा कारण है कि ये जो आपने सीखा, नेशनल विद्यालय में सीखा या आपने किसी ग्रुप में सीखा और आपने थोड़े दिनों बाद अपनी दुकान खोल ली और फिर जो आपने वो नाटक किया था वो आपने खेलना शुरू कर दिया, वैसे ही क्या लगभग बात सर, क्या वैसे ही उठा बात। लिया। वाह। तो आगे तो नहीं बढ़े आप, ना रंगमंच आगे बढ़ा, ना नाटक आगे बढ़ा, ना आप आगे बढ़े। तो उससे बातें बढ़ती नहीं हैं। यस। आपको बार बार खुद को तोड़ना पड़ता है, लेखक को भी तोड़ना पड़ता है। अब यस। आप देखिए मेरा, अगर आप मेरे नाटक पढ़ेंगे तो आपको हर नाटक जो है अलग लगेगा, बहुत हर अलग सर, नाटक अलग, बहुत अलग, मतलब बहुत अलग, भाषा उनकी अलग लगेगी। अब बुल्ले शाह ने बहुत। लिखा है इनका, सतीश जी को भेजा था, इन्होंने पढ़ा भी, बहुत पसंद किया इन्होंने। अब पता नहीं करेंगे या नहीं करेंगे, वो तो उन पर है। और लेकिन उसकी भाषा अलग है क्योंकि उसका समय अलग है। सूफी का समय है, सूफियों का समय है, वो भक्ति काल 16वीं शताब्दी का समय है। और वो तब मुगलों का यहाँ राज भी था। तो वो सारे कंट्री, वो सारे जो लड़ाई और कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो सारे कॉन्फ्लिक्ट भी उसमें आते हैं। और जब दूसरे जो सेक्ट चल रहे थे उनके कॉन्फ्लिक्ट भी आते हैं। और जो सारा चल रहा था, जैसे औरंगजेब ने जो कुछ किया और उसके जो प्रतिक्रिया हुई समाज में, खासतौर पर सिखों में, वो सारे कॉन्फ्लिक्ट उसमें आते हैं। फिर उसमें उसकी राह आती है, हिंसा वर्सेस अहिंसा का, नॉट अहिंसा गांधी वाले, बल्कि अलग, वो अलग हिंसा वर्सेस अहिंसा का भी उसमें एक विमर्श पैदा होता है। तो अलग अलग नाटकों की भाषा, अलग अलग नाटकों के विमर्श, अगर आप ये बिल्कुल। नहीं करेंगे तो फिर आप लेखक नहीं हैं। फिर आप एक वाकई, चीज लिखकर आप उसको दोहराना शुरू कर देते हैं। वाकई, अगर आप उसको वाकई, रिपीट करे चले जा रहे हैं, रिपीट किए चले जा रहे हैं, तो आपका कोई विकास नहीं हो रहा और ना ही कुछ उसका विकास। वाकई। चाहे भगत सिंह ले, अन्वेषक ले, रामानुजन ले, प्रबोध चंद्रोदय ले, कथा रघुवंश ले, वो भी इसका जिक्र भी नहीं हुआ अभी। तो अर्थकथा ये रघुवंश बिल्कुल अलग तरह का, वो तो नाटक है ही नहीं। नहीं, रघुवंश जो है काव्य वो में तो लिखा हुआ है, महाकाव्य है, कालिदास का काव्य महाकाव्य में है। लिखा हुआ है, काव्य में और है वो। काव्य का मैंने नाट्य रूपांतर किया है। नाट्य रूपांतर तो किसी ने किया नहीं, उसका मेरी जानकारी में नहीं है कम से कम। अनुवाद तो हुए हैं, काव्य अनुवाद भी हुए हैं, वैसे भी हुए हैं, फ्री वर्स में भी हुए हैं, वर्स में भी हुए हैं। लेकिन उसका नाट्य रूपांतर प्रथम 8 सर्गों को मैंने लिया है और उसका नाट्य रूपांतर मैंने फ्री वर्स में किया। तो लेकिन फिर मेरी अप्रोच उसमें रही है रंग वाली, कि रंग मंच पर वो आए, रंगमंच की दृष्टि से वो कामयाब हो। वो संभावनाएं मैं नहीं छोड़ पाता, वो संभावनाएं मेरी साथ जुड़ी रहती हैं और मैं उस रूप में उसको देखता हूँ। अब उसकी भाषा बिल्कुल अलग है, हालांकि वो बिल्कुल। सूत्र हैं, लेकिन उसकी भाषा बिल्कुल अलग है। बुल्ले शाह की भाषा आपको एकदम अलग मिलेगी, अन्वेषक की एकदम अलग मिलेगी। अगर आप मेरा रामानुजन वो, अलग है, हाँ, रामानुजन रामानुजन की एकदम आपको, हाँ, तो उसमें अंग्रेजी का कितना इस्तेमाल, क्योंकि वो प्रोफेसर हार्डी लंदन में बैठे हैं तो अंग्रेजी बोलते हैं। ये रंग बसंती में लम्हों 3 भाषाओं का इस्तेमाल किया है। लम्हों ने खता की बिल्कुल ही अलग है। लम्हों ने खता लम्हों की ने थी खता की तो बिल्कुल छोटा प्ले छोटा है, सा। खैर, हाँ हाँ हाँ। वो तो आम फहम भाषा है, बिल्कुल आज के जीवन की भाषा बात। देखिए हम जो जिस बात में जैसे संवाद करते हैं, नाटक तो संवाद है ना। अब संवाद। नाटक में, नाटक का कैसे बढ़ता है, नाटक बढ़ता कैसे है? मैं कई बार कहता हूँ नाटक गति नहीं है। गति क्या होती है ये? तो गति क्या है नाटक की? नाटक का बढ़ना क्या है? यानी जब 2 पात्र आपस में बात कर रहे हैं तो बात, अब क्या कर रहे हैं? एक पात्र अगर बोल रहा है तो या तो वो सामने वाले के बोल रहा है, या अपने बारे में बोल रहा है, या वो जो अनुपस्थित है उसके बारे में बोल रहा है। तो कुछ तो बोल रहा है जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा है, कि चीज़ों को वो आगे बढ़ा रहा है, कोई सूचना दे रहा है या कोई बात बता रहा है, टूटी फूटी या अंदर की जानकारी कोई दे रहा है। वही नाटक का बढ़ना है। और अगर खाली वो डिस्कशन पर अटक जाते हैं और नाटक नहीं बढ़ता, ये बड़ा टेढ़ी खीर है कि आप विमर्श रचते रहें और साथ साथ नाटक भी बढ़ता रहे। नाटक का जो घटना चक्र है वो भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो दर्शक है वो हमेशा
घटना चक्र में ज्यादा उसकी रुचि रहती है और कथा तत्व जी में उसमें बिल्कुल रुचि रहती है, बिल्कुल। और उसके साथ साथ आपने जो कहना है वो आप कहते चले जाइए। तो ये कौशल अगर आपने हासिल कर लिया तो आप नाटक लिख सकते हैं। बहुत खूबसूरत। तो सर मैं ये जानना चाहूंगी कि आज के वक्त में आप नाट्य लेखन को कहाँ देखते हैं? युवा पीढ़ी की अगर हम बात करें या नए नाटककारों की बात करें, कहाँ देखते हैं आप नाट्य लेखन को? मौलिक नाटक बहुत कम आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखा जा रहा, कुछ लोग नए लोग लिख रहे हैं। मुझे अभी जैसे कलकत्ता में उमा झुनझुन वाला है, जी उनका एक जी जी नाटक रेंगती परछाइयाँ मुझे बहुत अच्छा नाटक लगा, बहुत अच्छा नाटक उन्होंने लिखा। ऐसे ही विभा रानी है, यहाँ पर हम्म मुंबई हम्म में है, और अभी उसका प्रेग्नेंट फादर मुझे पढ़ने को मिला। जी अच्छा बिल्कुल। नाटक है। अब तुम लिखती हो तो छुपा छुपा कर रखती हो, तो हम क्या करें? तो वो सामने लाओ तो हम बता सकें कि अच्छा है या नहीं है। तो जो लिखा है उसको छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि लिखना मतलब कम्युनिकेट करना बिल्कुल है और उसको बिल्कुल सामने सर। लाना चाहिए। और डरना नहीं चाहिए कि लोग उसमें कमियां निकालेंगे, कमियां निकालेंगे सो व्हाट, निकालने दो, बात करेंगे, आगे उससे हो सकता है सीखने को मिले। तो नए लोगों में भी कुछ हैं जो लिख रहे हैं, लेकिन अब हमारे मित्र हैं प्रेम जन्मेजय, वो व्यंग नाटक लिख रहे जी हैं। जी जी व्यंग जी नाटक उनके दो तीन एक साथ आ गए। तो जी इस तरह से कुछ लोग हैं, बिल्कुल ऐसा कोई अकाल नहीं है। लेकिन हाँ, वो उपन्यासों की अपेक्षा, कहानियों की अपेक्षा, कविताओं की अपेक्षा नाटक कम लिखे जा रहे हैं, कम ही लिखे जाएंगे, क्योंकि नाटक लिखना टेढ़ी खीर है। नाटक आप उस तरह से घर में बैठकर नहीं लिख सकते जिस तरह से आप दूसरी विधाओं में काम कर सकते हैं। इवन ट्रू। यात्रा वृत्तांत भी लिखने हो तो आपको निकलना पड़ेगा ना। मैंने तो यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। अब मैं हेवलॉक्स घर बैठ लिखे के यात्रा हेवलॉक्स वृत्तांत तो नहीं लिख सकता। अगर मुझे मान घूमना लीजिए पड़ेगा। मैं गया हूँ कहीं लाचुंग वैली, तो लाचुंग वैली अगर मैं जाऊंगा नहीं तो मैं लिखूंगा क्या? मैं गूगल करके थोड़ी उस पर लिख लूंगा, वो अनुभव थोड़ी होगा। तो जो वो अनुभव, कुछ ऐसी विधाएं हैं जिनमें आपको बराबर घूमना पड़ता है। हाँ, अगर आप ऐसे उपन्यास लिख रहे हैं जिसके पृष्ठभूमि ऐतिहासिक है, या कुछ ऐसे कथानक हैं जिसमें आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है, तो फिर तो आपको जाना पड़ सकता है। लेकिन नाटक तो जाना ही पड़ेगा, नाटक में तो आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। तभी आपको वो भाषा आएगी, तभी आपको समझ आएगी कि नाटक कैसे लिखने हैं। सर एक बहुत ही खूबसूरत कविता जब मैं पढ़ रही थी तो आपकी लिखी हुई बहुत ही खूबसूरत कविता है। मैं चाहूंगी अगर आप सुनाएंगे तो बहुत खूबसूरत, जो भी आपकी फेवरेट कविता जो आपने लिखी हो। कौन सी कविता? मैं तो सर कविताएं तो मैंने मुझे तो आपकी भी बहुत लिखी। सारी, सर जो आपकी फेवरेट जो आपने लिखी हुई, जो आपको बहुत खूबसूरत, जो आपके दिल के बहुत करीब हो। कोई कविता है इधर दिखाना? मैं तो ने कहानी की कविता भी सुनानी है तो मैं निकाल लेता हूँ। उसको वो बधाई दे दो, मुझे रामानुजन बहुत अच्छा लगा, ये बता दो। हाँ नहीं, वो मैम बता बहुत ही मैम हेलो नमस्कार, कैसी हैं आप? एक सेकंड जरा ला रहा हूँ। ठीक है, तब तक मैम से बात कर लेती हूँ। हेलो मैम। बात हाँ करो। हाँ, उनसे हाँ? बात कर रही हूँ, वो बात कर रही है। हेलो काजल। हाय मैम, कैसी हैं आप? हाँ कैसी हैं? कैसी हो? हाँ नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मैंने रामानुजन कल सुना, थोड़ा देर से ही सुना, और एडिट करने के बाद भी उसको लगा नहीं कि आपने एडिट किया है, मतलब वो कथन क्रम धारा प्रवाह चल रहा था, और थैंक यू मैम। पात्र भी जो है ढंग से बोल रहे थे। रामानुजन की पत्नी मुझे बहुत पढ़ी लिखी, कुछ बोल सकती हूँ? बिल्कुल मैम, बोलिए, बिल्कुल हाँ, बोलिए। रामानुजन की पत्नी जो है वो उस जमाने में इतनी स्पष्टवादी और इतनी अच्छी भाषा और इतनी बोलिए कल्चर्ड साउंड। वे में बोल रही थी। स्लाइटली उसको थोड़ा सा समहाउ, क्योंकि वो वक्त था जब औरतें पढ़ती नहीं थी, जी रामानुजन जी का समय जब था। जी जी तो जी। लेकिन नाटक बहुत अच्छा लगा ऐसे सुनने में। ऐसे लगा चाहे प्रताप जी का ही था कि खत्म क्यों हो गया, ये प्रस्तुति थैंक का यू कमाल। मैम। थैंक यू हाँ मैम, अच्छा, और बहुत मैम अच्छा आपको भी लगा। बहुत हाँ खुश, मुबारक, आपको भी बहुत मुबारक खुश। मैम। आप आपकी भी थैंक यू। किताब जो है उसकी बहुत ओ मुबारक। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, प्रताप जी कविता ले आए हैं, सुनो। जी 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 मैम। तो मैं एक कविता निकल आई मेरी, ये जी मालूम नहीं। जी। कहा तो था तुमने खत लिखने को, और मैंने सिर्फ शिकायतें दर्ज की। वाह
कहा तो था तुमने मिलने को भी कभी, और मैं रास्तों को नक्शों में तब्दील करता रहा। वाह कहा तो था तुमने शायद फोन करना थोड़ी शाम ढलने के बाद, और मैं गुमसुम हवाओं के पर काटता रहा। वाह, क्या बात, मालूम मालूम नहीं हर बार कुछ होना कुछ और क्यों होता रहा। क्या बात, क्या बात। मैंने ना किलों वाली सुनो, किलों वाली जो किले किले के अंदर की जो दुनिया है, पता नहीं कहाँ गई ये। कबूतर को लेकर मैंने बड़ी कविताएं काफी लिखी, तो मैं अभी एक कविता है उसी सीरीज में घर। जी उन्होंने जगह तय कर ली है, उन्होंने जगह तय कर ली है, मेरे घर की बालकनी की छत का एक कोना। वाह तय सर, कर लिया तय कर लिया है उन्होंने कि वे अपना घर यहीं बनाएंगे। क्या बात। वे दोनों बहुत जल्दी में हैं कि कब घर बने और कब बसे उनका घर संसार। कबूतर एक एक तिनका कमा कर लाता है, कबूतरी बड़े जतन से एक एक तिनके को सहेज संभाल कर कबूतर की चोंच से लेती है और तामीर करती है अपना घर संसार। वाह सर, पूरा वाह। दिन पूरा दिन यानी उनकी उम्र का एक हिस्सा लग जाता है उन्हें घर बनाने में। घर बन गया है, घर बन गया है, कबूतर नाच नाच कर रिझा रहा है कबूतरी को। कबूतरी नखरैल होकर इधर उधर घूमती है। थोड़ी देर पहले दोनों जुटे हुए थे घर तामीर करने में, घर तामीर करने की खुशी में। सारा दिन खटने के बाद भी थके नहीं वे दोनों। हाँ, हाँ, नाच झूम कर प्रवेश करना चाहते हैं एक दूसरे की आत्मा में, और बसाना चाहते हैं अपना घर संसार। कितनी बड़ी है यह दुनिया जो सिमट कर रह जाती है एक छोटे से घर में, उस वाह, एक छोटे छोटे से से घर में, वाह सर। उस छोटे से घर के छोटे से घर संसार में। बहुत खूबसूरत सर, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। तो ऐसे कविताएं तो बहुत हैं, कभी कविताओं पर करोगे तो फिर अलग करेंगे। वाकई सर, वाकई कमाल। मैंने जो आज आपकी सर कमाल। मैं सर ये जरूर आपसे जानना चाहूंगी, आपकी जो कविताएं हैं बहुत गहरी भी हैं, बहुत खूबसूरत है और बहुत मतलब छूती हैं वो कविताएं। तो लिखते वक्त अब ये जो आइडियाज है सर, ये कहाँ से लाते हैं और आपके जहन में क्या रहता है जब आप कुछ लिख रहे होते हैं? नहीं, ये बताना तो बड़ा मुश्किल है। ये एक ऐसा हाँ, एक ऐसा प्रोसेस है कि जब आप लिखने बैठते हैं तो पता नहीं होता कि वो चीजें कहाँ से आती चली जाती हैं। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है सर वो तो। और जाहिर है कि उसके पीछे आपके अनुभव होते हैं, आपकी समझ होती है, जो आपने पढ़ा है, जो आपने सुना है, जिन लोगों के संपर्क में आप आए हैं, उनसे जो आपके संवाद हुए हैं, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रहती हैं दिमाग में, और उनका एक रसायन चलता रहता है अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। और वो कब कहाँ किस रूप में निकले, ये ऐसा कोई कंप्यूटर नहीं बना अभी तक कि वो वाकई सर। दिमाग को इस तरह से वो मैपिंग कर सके कविता के लिए कि वो कब जी जी कैसे निकल आता है, कुछ पता नहीं चलता। अब मैं तुम्हें एक कविता सुनाता हूँ, जी ये सर, जी हमारे बिल्कुल। तो सुनने वालों को बहुत पसंद आएगी। ये जी हमारे जी जैसे कुछ फोक टेल्स हैं, कुछ लोक कथाएं और कुछ ऐसी कथाएं जिनको कहते हैं बोध कथाएं, जैसे जी विष्णुचंद्र शर्मा ने जी लिखी हैं पंचतंत्र में। उनमें एक कविता है, सुनी होगी, कव्वे और लोमड़ी की कथा। कव्वे और लोमड़ी की सबने सुनी होगी जो सुन रहे जी। हैं। लेकिन आप देखिए वो जनरेशन दर जनरेशन उसका रूप कैसे बदलता है, ये इस कविता का एक इनर करंट। जी इसका टाइटल ये है, एक कहानी। जी मेरे पिता ने मुझे एक कहानी सुनाई। एक कौवा पेड़ पर बैठा था, उसकी चोंच में रोटी का टुकड़ा था। नीचे से गुजरती एक लोमड़ी ने कौवे की चोंच में रोटी का टुकड़ा देखा,
उसने कहा, कौवे कौवे तुम बहुत अच्छा गाते हो। कौवे ने काव काव करना शुरू कर दिया। रोटी का टुकड़ा नीचे गिरा और लोमड़ी उठाकर भाग गई। ये कहानी है मूल। अब आगे जी चलिए। जी। मैंने अपने बेटे को कहानी सुनाई। एक कौवा पेड़ पर बैठा था, उसकी चोंच में रोटी का टुकड़ा था। नीचे से गुजरती एक लोमड़ी ने कौवे की चोंच में रोटी का टुकड़ा देखा। उसने कहा, कौवे कौवे तुम बहुत अच्छा गाते हो। कौवे ने रोटी के टुकड़े को चोंच से निकालकर अपने पंजे के नीचे दबा लिया और कांव कांव करने लगा। बस सर, क्या बात। मेरे बेटे ने मेरे बेटे ने अपने बेटे को कहानी सुनाई। एक कौवा पेड़ पर बैठा था, उसकी चोंच में रोटी का टुकड़ा था। पेड़ के नीचे से गुजरती एक लोमड़ी ने कौवे की चोंच में रोटी का टुकड़ा देखा। उसने कहा, कौवे कौवे तुम बहुत अच्छा गाते हो। कौवे ने रोटी के टुकड़े को इत्मीनान से खाया और कांव कांव करने लगा। मेरे पोते ने अपने बेटे को कहानी सुनाई। मेरे पोते ने अपने बेटे को कहानी सुनाई। एक कौवा पेड़ पर बैठा था, पेड़ के नीचे से गुजरती एक लोमड़ी ने कौवे की चोंच में रोटी का टुकड़ा देखा। उसने कहा, कौवे कौवे तुम बहुत अच्छा गाते हो। कौवे ने सुना और रोटी का टुकड़ा चोंच में दबाए पेड़ से उड़ गया। ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। अंततः यूं हुआ, एक कौवा पेड़ पर बैठा था, उसकी चोंच में रोटी का टुकड़ा था। पेड़ के नीचे से गुजरती एक लोमड़ी ने कौवे की चोंच में रोटी का टुकड़ा देखा। उसने कहा, कौवे कौवे तुम बहुत अच्छा गाते हो। कौवे ने सुना, उसकी आंखों ने कुछ देखा और वह टुकड़ा चोंच में दबाए उड़ गया। लोमड़ी दुविधा की हालत में खड़ी ही थी कि कौवा दल बल सहित लौट आया और उन्होंने लोमड़ी पर हल्ला बोल दिया। बस कमाल कमाल। आपसे एक विनती है कि कहानी के अंतिम अंश को आप सच ना माने, ये मात्र मेरी सद इच्छा है। तो अब ये देखो, ये कहानी है, कमाल कहानी को सर, कविता कमाल। में बदला है, उसका रीइंटरप्रिटेशन किया है, पीढ़ी दर पीढ़ी उसका रीइंटरप्रिटेशन होता है। और सुनते हुए आपको यही जिज्ञासा रहती है ना, अच्छा अब आगे क्या। अब फिर मजा आ गया। बेटे ने सुनाई अपने बेटे को, उसने क्या सुनाई, फिर उसने अपने पोते को सुनाई तो उसने क्या सुनाई, अंततः क्या हुआ। तो ये इसमें एक नाटकीय तत्व भी है, इसमें बिल्कुल कथा भी है, इसमें कविता भी है, इसमें विचार भी है। जी, बिल्कुल, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। सर, मैं अब ये आपसे जानना चाहूंगी, जो नई जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है, आप उनको एज एन एक्सपर्ट क्या कहना चाहेंगे? परफॉर्मिंग आर्ट्स में जिस ऐसा तरह से कुछ नहीं आते होता हैं, है, कहना कुछ क्या, शॉर्ट हर आदमी अपने जी अनुभव से सीखता है, हर आदमी अपने जी अनुभव से जो अर्जित करता है उससे सीखता है। बाकी ये है कि कुछ लोग मैं देखता हूँ यंग युवा लोगों में जल्दबाजी में बहुत रहते हैं। ये सोशल मीडिया की देन है कि लिखा लगाया, लिखा चिपकाया, लिखा लगाया, लिखा चिपकाया, 15 20 50 100 लाइक आ गए, सोचते हैं हम महान हो गए। तो ये उनको आगे बढ़ने नहीं देगी बात, और वो वहीं के वहीं रुके रहेंगे इसी तरह से। अच्छा वीना बोल, अरे वीना कैसी हो? बहुत अच्छे, बहुत अच्छा है वीना, हमारी समकालीन है, इन्होंने ही आपसे टैलेंट। सवाल पूछा था, इन्होंने ही आपसे क्या वो सवाल पूछा था, प्रमोद क्या? चंद्र 84 वो जो वार्ता वैष्णव जो पूछ रही थी, अरे वो फिर आप बताएंगे बताना। ना भाई, वो क्यों दूसरी तरफ उलझाती हो? तो वीना हमारी समकालीन थी और ये बहुत अच्छी एक्टर है, पता है आपको जी वीना मेहता? बिल्कुल सर, मेरी शख्सियत में आ हाँ, चुकी है, शख्सियत में बहुत आ चुकी है, रेडियो पर, बेहतरीन। टीवी पर और गाती फिल्मों बहुत अच्छा है। फिल्मों में भी काम किया है, और जी बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बहुत अच्छा गाती हैं ये। अरे मेरी ये तो नहीं इन्हें, पता था सर, ये नहीं हाँ पता था, मैंने हाँ, उन्हें तो अरे ये बेइज्जत बहुत करवा अच्छा, दी सर, ये नहीं पता था हाँ मुझे। ये बहुत अच्छा गाते हैं, कभी पकड़ लेना है। जी तो बिल्कुल। ये शशि और ये वीना तो साथ साथ ही थे, मेरी जो पत्नी है, मैं जी 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 अलग जगह था, लेकिन हमारा समय एक ही है, समय एक जी ही है। जी तो हमारी पीढ़ी के लोग बड़े प्रतिभा संपन्न हैं, चाहे सुरेश हो जिनका नाम ले रहे हैं, सुरेश ऋतुपर्ण, प्रेम जन्मेजय, हरीश नवल,
शैलेंद्र बहुत ही प्रॉमिसिंग लड़का था और वो फिर समय से पहले ही चला जी। गया, का वीना का जो पति था। जी। हमारे जो प्रेमी युगल उन दिनों मशहूर होते थे, उसमें शैलेंद्र मेहता और वीना ठाकुर होती थी, मेहता बाद में हुई है। तो ये थी प्रेम जन्मेजय का तो नहीं था, सुरेश का भी थोड़ा बहुत था, हरीश और सुधा, मैं और शशि, दिव्यक रमेश और प्रवीण। तो ये कुछ हमारे जोड़े थे विश्वविद्यालय में उन दिनों, जो चर्चा में रहे, आज भी हैं। अब ये चर्चा का केंद्र बदल गया है, तब सिर्फ जी। प्रेम की बात, आज लेखन की बात हो रही है, आज और साहित्य की बात हो रही है, कलाओं की बात हो रही है। तो एक लंबी यात्रा तो हम लोगों ने तय किया। 1970 का समय था, वो 30 और आज 20-50 साल तो हो ही गए हैं। जी। लेकिन लिखना तो उससे पहले ही शुरू हो चुका था, पर रेखांकित होना जो है वो तभी शुरू हुआ। उन दिनों दिविक निकला था एक, तो उससे जी, जो रमेश। मुट्ठियों में बंद आकार, दिविक, ये कुछ ऐसी संकलन निकले थे, जिससे हम लोग रेखांकित होना शुरू हुए कवि के रूप में। नाटकों में जी। तो मैं थोड़ा सा बाद में आया, 72-73 में मैं नाटकों में आया, और फिर तो नाटकों में रम गया, बुरी तरह से रम गया। जी। चलते चलते सर एक कविता है आपकी, मैं जरूर सुनाना चाहूंगी। इसके बाद मेरा सिर्फ एक सवाल है जो मैं आपसे पूछूंगी। मुझे बहुत खूबसूरत लगी आपकी बहुत सारी कविताओं में से ये एक कविता, जब हम तुम सभी व्यूअर्स के लिए है, जब हम तुम सभी धुंधलकों को पार कर आए, तभी तुम्हारे और मेरे बीच सामाजिक दायित्व के नाम पर एक भद्दी शक्ल आ गई। बहुत ही गहरी कविता, बहुत ही खूबसूरत कविता है सर, बहुत खूबसूरत। मुझे इतना छू लिया इस कविता ने कि मैं इसको पढ़े बगैर नहीं रह पाई। सर कहते हैं कि थिएटर इज मेडिटेशन एंड राइटिंग इज अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, आप क्या कहेंगे? सही है, चलते चलते सवाल। सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये तो है ही है। स्पिरिचुअल का उस अर्थ में मत अर्थ लीजिए कि कोई ईश्वर की बात है। स्पिरिचुअल अध्यात्म, कला का जी। अध्यात्म अलग बात है। यस। यस। कला का अध्यात्म और जो धर्म का अध्यात्म है, इनको आप मिक्स मत कीजिए। कला का अध्यात्म बिल्कुल अलग चीज़ है, और कला का अध्यात्म हम कला के वो हैं, अध्यात्म में जीने वाले लोग हैं। धर्म के अध्यात्म में जीने वाले, धर्म का कर्मकांडी रूप बहुत होता है, जो वो धर्म नहीं होता, वो कर्मकांड में ही फंसे रहते हैं जीवन भर जी। लोग। देखती हो, हवन किए जा रहे हैं, वो अपना छेने बजाए जा रहे हैं, अपना भजन गाए जा रहे हैं, ठीक है, उनकी सीमा वहीं तक है, उनको मैं दोष नहीं दे रहा, उनकी सीमा वहीं तक है तो वही है। लेकिन अब जिन लोगों की सीमा वो नहीं है, तो वो तो ऊपर और सोचते हैं ना, ऊपर जाते हैं कहीं, और ज़्यादा सर्च है, ये तो सर्च है, सेल्फ की सर्च है, अपने यस। समाज यस। के रिश्तों की सर्च है, अपने यस। और ये कॉस्मोस के साथ हमारा क्या रिश्ता हो सकता है, ये सर्च है, जिसमें हम कई बार पागल हो जाते हैं, कुछ समझ में नहीं ट्रू। आता। ट्रू। लेकिन सर्च तो है, और ये सर्च नहीं होती तो लेखन नहीं होता। ये सर्च ही है जो हमें बार-बार लिखने के लिए प्रेरित करती है। जी। हाँ, वीना जी लिखती दिवाकर, हैं, अच्छा, दिवाकर को ना, नहीं, दिवाकर नहीं, दिव्यक अलग हैं, दिव्य। दिवाकर अलग हैं। हाँ। दिव्यक जी। अलग हैं। दिव्यक रमेश जो पहले रमेश शर्मा हुआ करते थे, बाद में वो दिव्यक रमेश हो गए, दिवाकर अलग हैं। जी। सर बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी सर कि आप हमारे यहाँ आए, इस मंच पर आए और आपने इतनी खूबसूरत बातें शेयर की। सीज़न 1 में तो मैम और आप आए थे, और सीज़न हाँ, 3 में आप, इट वाज़ ग्रेट एक्सपीरियंस सर, इट्स रियली ग्रेट एक्सपीरियंस, प्रिविलेज टू हैव यू। बहुत थैंक यू, शुक्रिया सर। और अब आपकी थैंक उस यू। किताब का वेट रहेगा सर, बुल्ले शाह का इंतज़ार रहेगा। हाँ, बुल्ले शाह मैं भेजता हूँ तुम्हें। थैंक यू ठीक सर, है, थैंक यू। ठीक है। बहुत शुक्रिया सर। ओके, 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 ओके। थैंक थैंक सभी एस्टीम व्यूअर्स का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि जिस तरह से मैंने पहले कहा कि सीजन 1 और सीजन 2 के 100 एपिसोड्स कुल मिला के 200 एपिसोड्स हम लोगों ने किए। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ यू कि एक हौसला अफजाई आप लोगों की मिली, मॉरल स्ट्रेंथ मिली कि हम इसका सीजन 3 स्टार्ट कर पाए, और आज सीजन 3 का पहला एपिसोड, जिसको हम 201 एपिसोड है इसका आज, मतलब सीजन 1 सीजन 2 201 का एपिसोड है सीजन 3 का। तो मैं बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी आप सभी को हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारी हौसला अफजाई के लिए। तो म्यूजिकल शो की अगर मैं बात करती हूँ, हर शनिवार को हमारा म्यूजिकल इवनिंग होता है। तो इस शनिवार को हमारे साथ म्यूजिकल इवनिंग में हमारे साथ जुड़ेंगे अमित मेहता जी यूएस से। तो जुड़िएगा हमारे साथ 8:30 9:30 हमारा म्यूजिकल इवनिंग रहेगा, और
संडे को हमारे साथ शख्सियत का अगला अंक होगा, जिसमें हमारे साथ जाने माने कलाकार, रंगमंच से जुड़े हुए, फिल्मों से जुड़े हुए, टेलीविजन से जुड़े हुए मनोहर टेडी जी हमारे साथ रहेंगे। तो उनकी जो यात्रा है उनसे हम सभी रूबरू होंगे। तो संडे को भी आप हमारे से जुड़िएगा, इंतजार रहेगा। सतीश सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस खूबसूरत कमेंट के लिए। आपका होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी सभी को, वीना जी आपको, सुचित्रा जी आपको, सभी को, जितने भी स्ट्रीम व्यूअर्स जुड़े, सभी का तहे दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक बार फिर से शनिवार को म्यूजिकल इवनिंग में और संडे को शख्सियत में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, स्टे सेफ। थैंक यू।